हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 001 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड और फाइनल पार्ट। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वो ये कि देखो, ना ही तो मैं जानती हूँ आपके एग्जाम्स में एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन आएंगे, ना ही आप जानते हो। और इतने शॉर्ट पीरियड में हम क्या करते हैं, हम PYQ करते हैं, राइट। तो हमने क्या किया है, जो भी पिछले 5 साल के पेपर आपके आए हैं, यानी कि जो भी प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस है, हमने उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है। और सेम यूनिट में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं, हमने उनको भी सिलेक्ट कर लिया है। और PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिला के हम बना रहे हैं आपके लिए वीडियो, जिसमें पार्ट 1 में हमने किया था यूनिट 1 से 6 तक, पार्ट 2 जिसमें हमने यूनिट 7 से 10 को कवर किया, और आज है फाइनल पार्ट जिसमें हम यूनिट 11 से 17 को कवर करने वाले हैं। सो इसलिए कोई भी वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, सारी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप्स और फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द इमर्जिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। यानी कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो इकोनॉमिक कॉपरेशन इमर्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। पहला है ग्रोइंग ट्रेड, यानी कि देखो, इंडिया जो सेंट्रल एशिया है, हम उनसे बाय करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल एंड गैस, ठीक है। और हम उनको सेल क्या कर रहे हैं, बदले में हम उनको मेडिसिन भेज रहे हैं और मशीनरीज यानी कि मशीन्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रेड है वो ग्रो हो रहा है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, ग्रोइंग ट्रेड, यानी कि हम सेंट्रल एशिया से क्या बाय कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस, और सेल क्या कर रहे हैं, मेडिसिन और मशीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे तापी का मतलब क्या है, देखो, T स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, A स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान, P स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एंड I स्टैंड्स फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे शेयर कर रही हैं एक गैस पाइपलाइन, जहाँ पे सेंट्रल एशिया से यानी तुर्कमेनिस्तान से जो नेचुरल गैस है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक आएगी, ठीक है। दूसरा है चाबहार पोर्ट, यानी कि हम सेंट्रल एशिया से और ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रोड्स बना रहे हैं, और यहाँ पे सी के जो रास्ते हैं, जो समुद्री रास्ते हैं, उनको और ज़्यादा सरल कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, जिससे कि हम सेंट्रल एशिया से बहुत ईजीली कनेक्ट कर सकें, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रेड के लिए ही ये हो रहा है। नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि एक नया ट्रेड रूट है जो कि इंडिया को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप से। जिससे क्या होता है कि हम जो भी ट्रेड वगैरह करते हैं तो हमें हमारा उसमें टाइम और मनी दोनों सेव होते हैं, ठीक है। भाई मान लो अगर हमें जाना है और हम किसी और देश की परमिशन लेते फिरेंगे बीच में, तो टाइम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा, और वो चीज़ें डिले भी होती रहेंगी। बट अगर हम डायरेक्ट कोई ऐसा रास्ता निकाल लें या बना लें, ठीक है, या ऐसे कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जो कि डायरेक्ट हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, तो वहाँ पे टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगा, और जो भी प्लान्स या प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम जल्दी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा डिलेज नहीं देखने पड़ेंगे। अगला है इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस टाइज, यानी कि इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के अलावा हम उनके साथ मिलके भी काम कर रहे हैं। IT के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, IT के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, और एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी काम कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे हम उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कराते हैं, और यहाँ से हम वहाँ पे जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, मतलब उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। अगला है रेगुलर मीटिंग्स, यानी कि इंडिया और सेंट्रल एशिया होल्ड करते हैं रेगुलर मीटिंग, जैसे कि इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, जिससे कि क्या हो, हमारे जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो इम्प्रूव हो। साथ ही एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो डिस्कशंस या डायलॉग्स हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। सो दीज स्टेप्स आर हेल्पिंग बोथ साइड्स ग्रो इकोनॉमिकली एंड बिकम क्लोजर पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। अभी हमने बात की थी इंडिया और सेंट्रल एशिया के बारे में, अब हम करेंगे इंडिया और वेस्ट एशिया के बारे में। कहीं ना कहीं सेम ही है, ठीक है। सेम कैसे है, ऑयल एंड गैस, यानी कि सेम यहाँ से भी इंडिया बाय कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस, और हम उनको सेल क्या कर रहे हैं, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन और मशीनरी, ठीक है।
तो यहाँ पे इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई और इराक, इनसे हम ऑयल और गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज बाय कर रहे हैं। और ट्रेड किस में हो रहा है हमारा, हम इनको क्या सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जैसे कि फूड, है ना, अच्छा खाना, अच्छा फूड, ग्रेन्स वगैरह ये सब, और क्लॉथ्स, मेडिसिन और मशीनरीज। और इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं, केमिकल्स और एनर्जी जैसे कि ऑयल एंड गैस हमने अभी पढ़ा। अगला है इन्वेस्टमेंट, यानी कि वेस्ट एशियन कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के अंदर। इंडियन वर्कर्स, यानी कि वेस्ट एशिया के अंदर बहुत सारे जो इंडियन वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, वो जॉब करते हैं और वहाँ से वो जो पैसा है वो वापस अपनी होम कंट्री यानी कि भारत में भेजते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ की इकोनॉमी में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा है डायस्पोरा वाले में, है ना, डायस्पोरा वाले में हमने ये पहले पढ़ा है। अगला है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया इज वर्किंग विद वेस्ट एशिया टू इंश्योर अ स्टेडी एंड सेफ सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे हम वेस्ट एशिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं जिससे कि हम इंश्योर कर सकें जो एनर्जी है उसका सेफ सप्लाई हो, जो सप्लाई है वो रुकना नहीं चाहिए, वो चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें देखो गैस की, नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगला है न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि दोनों कौन, वेस्ट एशिया और इंडिया दोनों ही मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अगला है कनेक्टिविटी प्लान्स, यानी कि इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लान लाइक द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि आईमेक, इंडिया आईमेक का पार्ट है, जिससे कि जो ट्रेड रूट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, यानी कि ऐसे कुछ रूट्स को चाहे वो रोड के जरिए हो चाहे वो सी के जरिए हो उन्हें खोजा जाए या फिर बनाया जाए, है ना, बिल्ड किया जाए, जिससे कि और ज़्यादा जो ट्रेड है वो इम्प्रूव और तेज़ी से हो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इंडिया ट्रेड विद अफ्रीका। अब आ जाते हैं इंडिया की ट्रेड, कैसा है इंडिया का ट्रेड अफ्रीका के साथ। बाइंग एंड सेलिंग, आप कहोगे मैम ये सब इतना सेम क्यों है, बट यहाँ पे भी यही है। इंडिया बाय कर रहा है ऑयल, गोल्ड, कोयल और बाकी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अफ्रीका, और हमारा सेल क्या कर रहे हैं, हमारे मेडिसिन, व्हीकल्स, क्लॉथ्स एंड फूड आइटम्स। ठीक है, तो जब भी बाय करने की चीज़ आई ना तो याद रखना क्या बाय कर रहे हैं हम, ऑयल, गोल्ड, कोयल और रॉ मटेरियल, और भेज क्या रहे हैं, मेडिसिन, व्हीकल, क्लॉथ्स और फूड आइटम्स और मशीनरीज। ठीक है, एनर्जी नीड्स के बारे में बात करें तो अफ्रीका हेल्प करता है इंडिया को एनर्जी रिसोर्सेज के सप्लाई में। ठीक है, हमारी नीड्स को फुलफिल करता है यहाँ पे ये हमें ऑयल और गैस प्रोवाइड करा के। अगला है इन्वेस्टमेंट्स, आने के जो इंडियन कंपनीज हैं वो हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं आज के टाइम पे अफ्रीका के अंदर, भले वो न्यू फार्मिंग टेक्निक्स हो, माइनिंग हो, हेल्थ केयर हो या IT सेक्टर्स हो। इवन अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था बहुत सारे जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं या फिर फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात करें या हम IT की बात करें, नई स्किल्स की बात करें, तो भारत से बहुत ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स या टेक्नीशियंस वहाँ पे गए हैं। कहाँ पे गए हैं, अफ्रीका के अंदर गए हैं ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, देखो सेम वही वाला पॉइंट आ गया है ना। सो इंडिया गिव सपोर्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि भारत से यहाँ पे जो हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, काफ़ी स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, है ना, फार्मास्यूटिकल से अगर रिलेटेड ले लो तो इन सभी क्षेत्र में जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनको वहाँ पे भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए और वहाँ के लोगों को सिखाने के लिए, राइट। अगला है लो कॉस्ट मेडिसिन, यानी कि इंडिया अफ्रीका को सप्लाई करता है सिर्फ मेडिसिन नहीं, मेडिकल हेल्प भी, यानी कि हम अफोर्डेबल मेडिसिन तो वहाँ पे भेजते ही भेजते हैं, इसके अलावा मेडिकल हेल्प भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे भी कराई थी। ठीक है, अगला है इंडिया अफ्रीकन फोरम। तो देखो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया और अफ्रीकन लीडर्स मिलते हैं और प्लान करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डायलॉग वगैरह करते हैं कि भाई कैसे ट्रेड को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, कैसे जो रिलेशन है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, so this trade help both India and Africa grow together। देखो भारत ऐसा देश है जो कि चाहता है कि सब पीसफुली ग्रोथ की तरफ बढ़े, डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अभी 3 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। एक है इंडियाज डिसआर्मामेंट पॉलिसी, यानी कि हम जो न्यूक्लियर वेपन्स को अपोज करते हैं, राइट, आर्म्स को अपोज करते हैं। अगला है रीजनल कोऑपरेशन इन कंटेम्प्रेरी IR और तीसरा है इंटरनेशनल टेररिज्म। पहला है इंडियाज डिसआर्मामेंट पॉलिसी।
पहला ही पॉइंट है जो भी हमने डिस्कस किया, राइट, पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि इंडिया सपोर्ट करता है एक ऐसे वर्ल्ड को, एक ऐसी दुनिया को जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कोई जगह नहीं है, और हम कंप्लीट डिसआर्मामेंट चाहते हैं, यानी कि जो वेपन्स हैं उनको बिल्कुल ही रिमूव कर दो और पूरी दुनिया में शांति हो जाए, एकदम ग्लोबल पीस आ जाए, है ना। बोलते हैं ना कि इंडिया संत महात्माओं की भूमि है, इसलिए हम वॉर को नहीं सपोर्ट करते, हम शांति को सपोर्ट करते हैं, हम सबका भला हो इसमें सपोर्ट करते हैं, राइट। तो हम ग्लोबल पीस में सपोर्ट करते हैं, ना कि इसमें आर्म्स रेस में कि सब हथियार बनाते रहो। अगला है नो फर्स्ट यूज, यानी कि इंडिया ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का कभी भी सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने सिर्फ वो रिटालिएशन के लिए रखा है, यानी कि हमने अगर कोई हम पे हमला करेगा तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है ना। इंडिया कभी भी फर्स्ट गन का यूज नहीं करेगा। अगला है अगेंस्ट वेपन रेस, यानी कि इंडिया आर्म्स रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आर्म्स रेस हमें कब देखने को मिली थी, ये हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर के टाइम पे भी देखने को मिली थी, जब यूएस और यूएसएसआर आइडियोलॉजिकल स्प्रेड तो चाहते ही थे कि उनकी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो, लेकिन वो एक तरीके की आर्म्स रेस थी, ठीक है। तो आज के टाइम पे यही हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा रियलिस्ट की अप्रोच भी है, ठीक है। आर्म्स रेस यानी कि जो कंट्रीज हैं वो वेपन्स बनाने में लगी हुई है, बट इंडिया इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हमारा मानना है कि वेपन्स वगैरह छोड़ो और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो, पीस की तरफ ध्यान दो, पॉवर्टी ख़त्म करो, हेल्थ में अच्छा करो, एजुकेशन को इम्प्रूव करो, राइट। अगला है सपोर्ट ग्लोबल ट्रीटीज, यानी कि इंडिया सपोर्ट करता है यूएन डिसआर्मामेंट टॉक्स को, जहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई कंप्लीट डिसआर्मामेंट के आए, यानी कि जो आर्म्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल कोऑपरेशन इन कंटेम्प्रेरी आईआर। तो देखो ये जो रीजनल कोऑपरेशन है ये किस लिए होता है भाई, जो भी रीजनल कंट्रीज होते हैं, यानी आपके आसपास के जो भी देश होते हैं, तो आप सब मिलके एक रीजनल कोऑपरेशन बना लेते हो, किसके लिए, ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, पॉवर्टी खत्म करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फ्री ट्रेड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, है ना, और बुरे टाइम में डिजास्टर वगैरह आए तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। इसीलिए तो ये आसियान, सार्क और यूरोपियन यूनियन और ये सारी चीज़ें बनी है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, वर्किंग टुगेदर, यानी कि जो सेम रीजन की कंट्रीज होती हैं लाइक साउथ एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, ये एक साथ मिलती हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करती हैं, उनको सॉल्व करती हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे ट्रेड, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट, पॉवर्टी, है ना, लैक ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे देश हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं, कोई एक या दो देश नहीं है ना। अगला है पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि जो रीजनल ग्रुप्स होते हैं वो पीस बिल्डिंग में काम करते हैं, यानी कि जब देखो तो आसपास के सारे देश मिलके काम करेंगे तो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, जो सिंगल प्रोजेक्ट होता है उसमें तो आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हो कि आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे बेहतर बनाना है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि भाई सामने वाले का अच्छा नहीं होना चाहिए, मेरा ही अच्छा होना चाहिए, है ना। बट जब आप ग्रुप प्रोजेक्ट करते हो तो फिर आपके ग्रुप के अंदर 5 लोग हो, 10 लोग हो या 50 लोग हो, आपका ये रहता है कि नहीं हमारा ग्रुप नंबर 1 होना चाहिए, तो हम सबको मिलके काम करना है। तो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या कॉर्पोरेशन है ना, इनमें भी यही होता है, आसपास के जो देश हैं, जो नेबर कंट्रीज होते हैं स्पेशली, वो मिलके एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजनल कॉर्पोरेशन है ये ना पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको पीसफुली रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो कंट्रीज हैं यहाँ पे ये ट्रेड को ज़्यादा इजी बना लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टैरिफ्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उनको ये लोग रिड्यूस कर देते हैं, तो कोई बैरियर नहीं रहता, है ना। तो यहाँ पे ट्रेड बढ़ता है, जॉब्स बढ़ती हैं, बिजनेस बढ़ता है, तो डेवलपमेंट होती है और कंट्रीज की ग्रोथ होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल ग्रुप्स 4 एग्जाम्पल हैं। पहला है सार्क, जो कि साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको किस लिए बनाया गया है, साउथ एशिया में कोऑपरेशन के लिए। फिर है आसियान, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी एक रीजनल ग्रुप है, एसोसिएशन है। इसको बनाया गया है साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड को और पीस को बैलेंस करने के लिए, दोनों को इम्प्रूव करने के लिए। अगला है यूरोपियन यूनियन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिटी। अगला है अफ्रीकन यूनियन, जो यूनिटी और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है अफ्रीका के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। अगला है टैकलिंग कॉमन इश्यूज, यानी कि ये जो रीजनल कंट्रीज होती हैं, जो रीजन्स होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, और जो भी टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर और पेंडेमिक्स हैं, ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे ये साथ में मिलके उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगला है स्ट्रॉन्गर ग्लोबल रूल, यानी कि जब ये रीजन्स यूनाइट होते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और ग्लोबल मैटर्स में इनको एक वॉइस मिल जाती है। अब देखो, मान लो अगर अफ्रीका की कुछ कंट्रीज, जैसे देखो
काफ़ी पुअर है वहाँ पे, ठीक है। तो वो अगर कोई एक देश कुछ बोले और उसके साथ 40 देश खड़े होके बोले, तो जब 40 देश खड़े होके बोलेंगे तब उनकी आवाज़ में दम होकर ग्लोबल मैटर्स के ऊपर उनकी बात को भी रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजनल ग्रुप्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं IR के अंदर, चाहे पीस मेंटेन करना हो, चाहे ट्रेड इंप्रूव करना हो, चाहे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, चाहे कुछ हो, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्या है, अगला है इंटरनेशनल टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। तो देखो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और आपको पता है ये कब रियलाइज हुआ, जब 9/11 का हमला हुआ था ना US के ऊपर, तब पूरी दुनिया को रियलाइज हुआ कि ओके US एक सुपर पावर है और उसके ऊपर ये हमला हो रहा है, यानी कि ये जो टेररिज्म है ये कोई लोकल इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है, ठीक है। तो तब इसको बहुत ज़्यादा उसमें माना गया था कि हाँ कुछ तो है, तब रियलाइजेशन हुआ था। पहला है ग्लोबल प्रॉब्लम, यानी टेररिज्म बहुत सारी कंट्रीज को अफेक्ट करता है, सिर्फ एक को नहीं करता। और हमारा ऐसा मानना है कि हम सबको, पूरी दुनिया को इससे मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो टेरर ग्रुप्स होते हैं ना, जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये किसी एक कंट्री से सारी चीज़ें नहीं चला रहे होते, है ना। तो ये क्या करते हैं, किसी और देश में प्लानिंग चल रही है, किसी और देश में वेपन सप्लाई हो रही है, किसी और देश में ट्रेनिंग हो रही है, कहीं पे मैप बन रहे हैं, कहीं पे इसको अंजाम दिया जा रहा है। तो ये पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं बैठ के ये लोग अपना ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया को ही साथ में मिलके इनसे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला है विक्टिम ऑफ टेररिज्म। सो भाई देखो यहाँ पे इंडिया का नाम नंबर 1 पे रहता ही है हमेशा, क्यों, हमारा जो इतना अच्छा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी वजह से। सो इंडिया हैज सफर्ड मेनी टेररिस्ट अटैक एंड हैज ऑलवेज रेज द इशू एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक द UN। और UN तक जो ये ग्लोबल ये जो इशू है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म यानी कि UN तक इसको इंडिया ने रखा है कि सबको साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। अगला है सपोर्ट एंटी टेरर लॉज, यानी कि इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि भाई इंटरनेशनल लॉज होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग इंटरनेशनल लॉज होने चाहिए कि जो भी देश इनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ स्ट्रांग, कुछ कह सकते हो कि कुछ पनिशमेंट्स होनी चाहिए, या काइंड ऑफ कुछ रूल्स वगैरह होने चाहिए, या कुछ लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो जब तक कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी तब तक टेररिस्ट एक्टिविटी कैसे हो सकती है। मान लो अगर कल को किसी XYZ कंट्री के अंदर कोई टेररिस्ट ग्रुप पनप रहा है, तो अगर वो कंट्री अपने बराबर वाली कंट्री को या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके बता दे, है ना, अगर वो खुद नहीं लड़ सकती है उनसे, टेररिस्ट वगैरह से, ऑल्दो एक कंट्री इतनी सक्षम तो होगी कि इनसे लड़ सके, बट स्टिल अगर वो इस चीज़ को आगे लेके जाती हैं तो सारे देश मिलके उसकी हेल्प करेंगे। बट अगर वो कंट्री आगे नहीं लेके जाएगी और उनको और ज़्यादा बढ़ाती रहेगी, फंडिंग वगैरह देती रहेगी, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती ही रहेंगी और इनोसेंट लोग मरते रहेंगे। अगला है नो सेफ हेवन, यानी कि इंडिया सेज नो कंट्री शुड गिव शेल्टर टू सपोर्ट टू टेररिस्ट, यानी भाई हम तो ये बोलते हैं कोई भी देश इनको शेल्टर मत दो, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, शायद इस बार भी आ सकता है, तो अच्छे से करके जाना। अगला है नो फर्स्ट यूज, यानी कि इंडिया ने इंश्योर किया हुआ है कि भाई हम कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का। हमने सिर्फ इसको रिटेलिएशन के लिए रखा हुआ है, वो भी छोड़ो, हमने सिर्फ इसको रखा हुआ है कि भाई सेल्फ डिफेंस के तौर पे, क्योंकि हमारे पड़ोसी के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, राइट। सो इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट, इट विल यूज देम ओनली इफ समवन अटैक्स इंडिया विद न्यूक्लियर वेपन्स। अगला है मिनिमम वेपन्स, यानी कि जैसे कि हम लोग आर्म्स रेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हमारा मानना है कि भाई बस मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए जिससे आप खुद को सेल्फ डिफेंस आप अपनी कर सको, आप अपने आप को बचा सको। इतना मिनिमम नंबर रखो, ये नहीं कि आप देश का सारा पैसा ही वेपन्स में लगा रहे हो और इकोनॉमी वगैरह और कंट्री के ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगला है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि हमारा मानना है कि जो न्यूक्लियर पावर है हम उसका अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, और इंडिया करता भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मेडिसिन में हेल्प लेना और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर हेल्प लेना। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन बनाना। दूसरा नेक्स्ट है नॉट शेयरिंग वेपन्स, यानी कि हम इसको सपोर्ट करते हैं कि किसी भी कंट्री को जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको शेयर नहीं करना चाहिए। मिठाई थोड़ी बांट रहे हो भाई, है ना। सो इंडिया डज नॉट हेल्प एनी अदर कंट्री गेट न्यूक्लियर वेपन्स। जो बन गए, जिनके पास बन गए वो ठीक है, छोड़ो, आगे कोई इसको नहीं बनाओ, और जिनके पास है वो कोशिश करो कि उसको रिड्यूस करो। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिया मेक्स इट ओन न्यूक्लियर डिसीजन एंड
इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री। यहाँ पे आपको याद हो तो जब यूएस को रियलाइज हुआ कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है, अब इंडिया भी इसको फॉलो करेगा, तब उसने जल्दी से बाकी देशों के साथ मिलकर एनपीटी को साइन करना शुरू कर दिया। एनपीटी क्या होती है? एनपीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेकिन हम उसके सिग्नेटरी नहीं हैं। इंडिया ने उसको साइन नहीं करा क्योंकि हमने उसको डिस्क्रिमिनेटरी पाया, जो कि था भी, ठीक है। सो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पीस, सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ एमएनसीज इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। चलो अब थोड़ा एमएनसी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देख लेते हैं। तो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, मे बी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एमएनसीज वगैरह में जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। पॉजिटिव रोल क्या है एमएनसी का? पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी होस्ट कंट्री होती है, यानी कि जिस देश के अंदर जाके एमएनसी सेटअप हो रही है, वहाँ पे वो मनी और इन्वेस्टमेंट लेके आती है, जिससे कंट्री के ग्रोथ में उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। सो एमएनसी ब्रिंग्स मनी इन्वेस्टमेंट टू द डेवलपिंग कंट्रीज, हेल्पिंग देम ग्रो। अगला है जॉब्स क्रिएशन, यानी कि जब एमएनसीज आती हैं तो वो बहुत सारी जॉब्स लेकर आती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ भी यहाँ पे ठीक हो जाती है कुछ हद तक। अगला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि जो एमएनसीज हैं, जैसे वो इंडिया में आई तो यहाँ पे वो क्या लेके आई है? नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिससे कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। भाई देखो, अगर 10 शॉप्स, या शॉप्स छोड़ो, एमएनसी वगैरह चलो ये भी छोड़ो, शॉप्स ही ले लो, अगर आपके आसपास की कोई 10 शॉप्स हैं, वहाँ पे अगर वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं और आप सिर्फ कैश ले रहे हो, और आप जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं वो सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आप भी जल्दी से क्या करोगे? ऑनलाइन पेमेंट ही करोगे। तो ये एमएनसीज हैं, ये नई टेक्नोलॉजी, स्किल और मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेके आती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं? ये कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ा देती है, कॉम्पिटिशन को भी बढ़ा देती हैं। कैसे? अभी आगे देखते हैं। अगला है ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, यानी कि जो एमएनसीज हैं वो ट्रेड को इंक्रीज कर देती हैं, यानी कि अब जो कंट्रीज होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं और सेल करती हैं ग्लोबली, दुनिया भर में, है ना। ग्लोबलाइजेशन वाला भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। अगला है बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब क्या होता है कि देखो, जब कंपटीशन आता है ना, एमएनसीज आती हैं तो ये कंपटीशन लेके आती हैं, तो कंपटीशन से क्या होता है? हमें ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं, राइट। और हम बहुत ज़्यादा, हमें मतलब देखो, कोई कपड़ा आपको लेना है तो आपको कपड़े की क्वालिटी की चॉइस मिलेगी, कोई कपड़ा चीप है, एक्सपेंसिव है, उसको आपको उसकी भी चॉइस मिल जाएगी। तो कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे क्वालिटी के लोग गुड्स बनाना, बेचना शुरू कर देते हैं, और क्या बोलते हैं, जो प्राइस है वो भी इनके चीप और एक्सपेंसिव ऐसे होते हैं। मतलब कुल मिला के अभी बस ऑप्शंस होते हैं। ये तो पॉजिटिव साइड थी। अब देखेंगे नेगेटिव क्या है। पहले प्रॉफिट ओवर पीपल। अब देखो, ये जो भी एमएनसीज होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी ऐसी जगह पे पूरा अपना सब सेटअप करेंगे जहाँ पे एकदम क्लीन रोड इनके लिए रखी हो, कि भाई यहाँ से किसी इंसान को आपको नहीं भगाना, कोई पेड़ पौधा नहीं काटना, कोई जानवर वहाँ नहीं रहता, पूरी रोड आपके लिए खाली है, ऐसा तो नहीं है। तो जब ये एमएनसी सेटअप होती हैं तो वहाँ से फॉरेस्ट को भी काटा जाता है, यानी कि जो पेड़ हैं उन्हें काटा जाता है, पशु पक्षी जानवर इनको डिस्प्लेस किया जाता है, इवन झुग्गी झोपड़ी होती है उनको भी हटाया जाता है, लोगों को भी डिस्प्लेस किया जाता है। और मान लो वहाँ छोटे छोटे कोई दुकानें हो तो वो भी हटती हैं। तो कुल मिला के जो एमएनसीज होती हैं उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, ना कि लोकल जो लोग हैं उनके वेलफेयर से। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करती हैं। अगला है लोकल बिजनेस इम्पैक्ट। अब भाई देखो, जब एमएनसीज आएंगी तो या तो जो लोकल बिजनेस है वो सफ़र करता रहेगा, अपनी आमदनी जो आ रही है उसमें खुश रहेगा या काम चलाएगा, या तो वो शट डाउन हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। अगला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो कुछ एमएनसीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि फिर उनके हिसाब से जो सरकार है वो पॉलिसी बनाने लगती है, ठीक है। अगला है अनइक्वल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो एमएनसीज होती है इनसे हर किसी को फ़ायदा नहीं होता है ना, और रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो यहाँ बढ़ जाता है, राइट। सो द बेनिफिट ऑफ एमएनसी मे नॉट रीच एवरीवन इक्वली एंड कैन वाइडन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट ऑन इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशंस। हमारा यूएन के अंदर क्या रोल है बताओ। चलो देखते हैं क्या रोल है।
पहला है फाउंडिंग मेंबर। तो देखो 1945 से इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर इन द सेंस कि हम उसके ओरिजिनल मेंबर है 1945 से। दूसरा है पीस कीपिंग, यानी कि देखो जो भी वॉर अफेक्टेड एरियाज होते हैं, जहाँ पे भी वॉर वगैरह होती है या फिर कोई भी अनस्टेबल सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसको भेजा जाता है, जिससे कि वो वहाँ पे पीस को रिस्टोर करते हैं, ठीक है, और लोगों को थोड़ा सेफ फील कराने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी थोड़ी प्रोवाइड कराते हैं। तो इंडिया से भी वहाँ पे सोल्जर्स जाते हैं। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था। आई गेस उनका जो सरनेम है वो सेन करके है, तो आई गेस खुशबू सेन है, मुझे वो उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो उनको एक ऑनर भी मिला है वहाँ पे, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में उन्होंने बहुत अच्छा कुछ काम किया था, उनको शायद अफ्रीका भेजा गया था, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अगला है सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया जो भी, देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, इंडिया सपोर्ट करता है पीस को कि शांति स्थापित करो, ग्लोबल डेवलपमेंट को कि सब आगे बढ़े, ठीक है। हम पुअर कंट्रीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, राइट। हम एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, हम पॉवर्टी को इराडिकेट कम करने की बात करते हैं, है ना। हम कुल मिला के चाहते हैं कि पूरी दुनिया भर में शांति रहे और सब खुद को और अपने देश को आगे बढ़ाने पे ध्यान दें, कोई वॉर ऐसा कुछ हो ही ना, ठीक है। तो सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया सपोर्ट करता है सभी यूएन गोल्स को, जैसे कि पॉवर्टी को खत्म करना, हेल्थ को प्रमोट करना और एजुकेशन को इम्प्रूव करना। अगला है वॉइस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो भाई देखो, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ है, हम उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। अगला है सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, यानी कि हम चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ बदलाव आए और हमें मिले एक परमानेंट सीट, जो कि जायज़ है क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं, हमेशा से डिज़र्व करते हैं और आज भी डिज़र्व करते हैं एक परमानेंट सीट यूएनएससी के अंदर, ठीक है। अगला है क्लाइमेट एंड हेल्थ, यानी कि भाई देखो, कोई भी दुनिया भर का समिट हो जहाँ पे हमें बुलाया गया है, वहाँ हम बहुत एक्टिवली इंगेज होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और अपनी प्रेजेंस को भी दिखाते हैं, कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं। सो क्लाइमेट और हेल्थ के बारे में बात करें, सो इंडिया एक्टिवली वर्क्स विद द यूएन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, हमारा मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो बनाए ही फॉलो करने के लिए गया है, तो हमें इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना। सो इंडिया सपोर्ट सॉल्विंग वर्ल्ड प्रॉब्लम थ्रू पीस एंड लॉ, नॉट वॉर। कुल मिला के कंक्लूड करते हैं, सो इंडिया प्लेज अ पीसफुल, एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल रोल इन द यूएन टू मेक द वर्ल्ड मोर फेयर एंड बेटर फॉर ऑल। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द की टू अवर सर्वाइवल, डू यू एग्री? बताओ, क्या आप एग्री करते हो? देखते हैं। यस, हम एग्री करते हैं भाई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वातावरण को बचाना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है वो अभी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो 3 पार्ट्स हैं, इसके पहले जो इसके PYQ डले हैं, अगर आप लोग एग्जाम से कुछ घंटे पहले वीडियो देख रहे हो या 1-2 दिन पहले देख रहे हो, तो फिर आप हो सके वो वाले पार्ट्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गए हैं जो हमने वहाँ पे कवर करे हो, ठीक है। तो जो आपने इन तीनों पार्ट में देख लिए वो आप वहाँ पे स्किप कर देना, कुछ अलग क्वेश्चन मिले तो उनको आप ज़रूर करके जाना, ठीक है। चलो, फर्स्ट पॉइंट है क्लीन एयर एंड वाटर, यानी कि हमें ज़रूरत है पीने के लिए साफ पानी की और सांस लेने के लिए एक साफ और शुद्ध हवा की। वो कब मिलेगा? जब हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। वरना तो जो पोल्यूशन है वो हमारी हेल्थ को बहुत हार्म पहुंचाएगा और हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है हेल्दी फूड, सेफ एनवायरनमेंट होगा, अच्छी सॉइल होगी, सॉइल की अच्छी फर्टिलिटी होगी, उसमें साफ पानी जाएगा, अच्छी खेती होगी, तो हमें अच्छा खाना मिलेगा जिससे हम बीमार नहीं होंगे तो हम कंट्री की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, योगदान देंगे। नेक्स्ट है क्लाइमेट बैलेंस, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स और ड्रॉट से हम बच सकें। अगला है बायोडाइवर्सिटी, आपने देखा है 6th या 7th की बुक में, EVS या आई गेस साइंस की बुक में, एक वो इकोसिस्टम वाली कुछ डायग्राम दिया होता है कि कोई उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको, कुछ ऐसे ऐसे करके। अगर उसमें से कोई एक भी चीज़ मिस हो जाए तो जो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या होता है, वो फिर खराब हो जाएगा। ऐसे ही प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सब नेचर का हिस्सा है, ये सब नेचर को एक बैलेंस में रखते हैं, तो ज़रूरी है ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए, इसलिए हमें फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, है ना, जंगल साफ नहीं करने चाहिए भाई, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगला है फ्यूचर जनरेशन, यानी कि इफ़ वी डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट टुडे, फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। और ये चीज़ तो मैं अभी से रियलाइज़ कर सकती हूँ और शायद आप भी कर सकते हो
क्योंकि देखो आप सभी इस एज ग्रुप के हो जिन्होंने पहले इतनी गर्मी नहीं देखी होगी। अभी जो टेम्परेचर 52 जा रहा है, पहले क्या होता था 6 महीने सर्दी होती थी, 6 महीने गर्मी होती थी। अब वो जो 6 महीने गर्मी होती थी उसमें भी बीच में बरसात का मौसम आता था, जब बारिश होती थी तो काफ़ी दिन तक अच्छी बारिश होती थी। और आप जब 2 साल से ये जो चल रहा है, आपका दिसंबर एंड में सर्दियाँ शुरू होती हैं, फेब आते आते सर्दियाँ ख़त्म, पूरे साल ह्यूमिडिटी और गर्मी और बारिश होती है, तो 2-3 दिन के लिए जिसमें बाढ़ आ जाए, फसल खराब हो जाए, पेड़ वेड़ गिर जाए, या फिर तो बरसात होती ही नहीं है, बस ह्यूमिडिटी ही रहती है, बादल आते हैं पागल बना के चले जाते हैं, है ना। तो आई गेस ये तो अभी भी लोग सफ़र कर ही रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो शायद ये चीज़ें यहीं पे रुक जाएं। अगला है क्रिटिकल व्यू, चैलेंज एंड बैलेंसेस नीडेड। पहले है डेवलपमेंट नीड्स, यानी कि कभी कभी हम रोड्स बनाने के चक्कर में, इंडस्ट्रीज के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा देते हैं। अब भाई आप कहोगे कि ये तो ज़रूरी भी है, तो हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी है, घर बनाना भी ज़रूरी है, रोड्स बनाना भी ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज भी ज़रूरी है। बट कोशिश की जा सकती है ना कि आप ऐसी जगह घर बनाओ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई ना करनी पड़े, आपको वहाँ से किसी को डिस्प्लेस ना करना पड़े, है ना। जैसे देखो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और आप में से जो भी लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, जिनके घर के आसपास मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रही है, राइट, मेट्रो का काम चल रहा है, उन्होंने ये देखा होगा। मेरा पर्सनल है, मैं बता देती हूँ, इतने सारे पेड़ों को यहाँ पे काटा गया है, इतने सारे पुराने और बड़े बड़े पेड़, ठीक है, जो कि बारिश वगैरह आंधी वगैरह से भी बचाते थे यहाँ पे सबको, लोग उसके ऊपर लिटरली उसको शेड बना के उसके नीचे छप जाते थे, उन सभी को काट दिया गया, है ना। कितने सारे पेड़ कटे यहाँ पे सिर्फ मेट्रो। अब कहोगे कि मैम मेट्रो तो ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इतने सारे जो पेड़ काटे गए हैं वो भी बहुत ज़रूरी थे, है ना। तो कभी कभी हम डेवलपमेंट नीड्स के चलते एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। अगला है पॉवर्टी एंड ग्रोथ, यानी कि जो पुअर कंट्रीज है ना, उनका ध्यान रहता है आगे बढ़ने की तरफ, उनको डेवलप होना है। अब वो जॉब्स और इनकम के ऊपर ध्यान देती हैं रादर देन एनवायरनमेंट, है ना, कि भाई एनवायरनमेंट का नुकसान तो हो रहा है बट क्या कर सकते हैं, आगे भी तो बढ़ना है ना। अगला है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अभी जो रिच कंट्रीज हैं, सारा पोल्यूशन तो मोस्टली इन्होंने फैलाया। वो आपने बहुत बार क्वेश्चन आता है, देखा होगा, नॉर्थ साउथ डिबेट करके, तो वो वही है, वहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा होता है, नॉर्थ साउथ को ब्लेम करता है, साउथ नॉर्थ को। अब यहाँ पे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो रिच कंट्रीज हैं उन्होंने ज़्यादा पोल्यूट किया है, बट वो एक्सपेक्ट करती हैं कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो मिलके क्या करें, पोल्यूशन रिडक्शन में इक्वली अपना कंट्रीब्यूशन दें, है ना। चलो लेट कम टू द कंक्लूजन। So yes, environmental protection is key to our survival, but we must balance it with the development. All countries should share responsibility and use clean green methods to grow. ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिंग आउट द डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज नाम, यानी कि नॉन अलाइंड पॉलिसी। अब नाम क्या है हमें पता है, जब भारत में आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हम बात करते हैं कोल्ड वॉर के टाइम की, यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो यूएस के साथ जाएं या यूएसएसआर के साथ, लेकिन उस टाइम हमने किसी को भी ना चुनते हुए हम एक तीसरे ऑप्शन की तरफ गए, जो कि था नाम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि हम किसी को भी साथ नहीं देंगे और हम पीस को सपोर्ट करते हैं तो हम अपनी कंट्री के ऊपर ध्यान देंगे, आगे बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे, साथ ही हम ऐसी कंट्रीज के ऊपर ध्यान देंगे और उनको अपने साथ में जोड़ेंगे जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जो अभी अभी डिकोलोनाइज हुई हैं, यानी जो अभी अभी आज़ाद हुई हैं। तो हमने चुना कि हम ऐसे देशों के साथ मिलके ग्रोथ पे ध्यान देंगे, पीस को रिस्टोर करने पे ध्यान देंगे जो कि अभी आज़ाद हुए, ना कि हम किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा बने। इस सब में यही लिखा हुआ है। पहला, स्टेड न्यूट्रल इन कोल्ड वॉर, यानी कि हम किसी के भी साथ नहीं जुड़े थे, ना यूएसए ना ही यूएसएसआर। दूसरा है नाम, यानी कि इंडिया बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर पुअर एंड न्यूली फ्री कंट्रीज, यानी कि जो नए आज़ाद हुए थे देश, उन सबके साथ हम जुड़े, हमने पीस को प्रमोट किया। तीसरा, पीसफुल इमेज, यानी कि ऐसा करके इंडिया ने अर्न करी रिस्पेक्ट। कैसे रिस्पेक्ट की? इंडिया एक पीसफुल कंट्री है और एक बैलेंस्ड कंट्री है, राइट। हमारी हमेशा से अप्रोच रही है कि हम वॉर को या वेपन्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पीस को, स्टेबिलिटी को और डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगला है सपोर्ट फ्रॉम बोथ साइड, इवन दो इंडिया उस टाइम पे न्यूट्रल था, है ना, हमने वॉर को सपोर्ट नहीं करा, इवन दो हम आज भी वॉर को सपोर्ट नहीं करते, राइट, बट उसके बाद भी हमारी फ्रेंडशिप यूएस और यूएसएसआर से
दोनों से ही सही रही है, स्पेशली रशिया से। ठीक है, अगला है प्रमोटेड साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी कि इंडिया काम करता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ट्रेड में, जिससे कि ट्रेड को स्मूथ बनाया जाए, और टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट में। सपोर्ट डीकोलोनाइजेशन, यानी कि इंडिया सपोर्ट करता है स्ट्रांगली ऐसे देशों को, ऐसे कंट्रीज को, भले वो अफ्रीका से हो चाहे एशिया की, जो कि अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़कर और आज़ाद हुए हैं। तो हम उनको पीस रिस्टोर करने में, स्टेबिलिटी में, ग्रोथ में, ट्रेड में, हेल्थ में अच्छा करने में, एजुकेशन अच्छी देने में और पॉवर्टी खत्म करने में, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है और मिलकर काम करता है। अगला है रोल इन द यूएन, यानी कि इंडिया एक एक्टिव और रिस्पेक्टेड मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि हम पीस को प्रमोट करते हैं, डिसआर्मामेंट को और इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। इन शॉर्ट, इंडियाज नॉन अलाइंड पॉलिसी हेल्प इट स्टे पीसफुल, गेन ग्लोबल रिस्पेक्ट एंड बिल्ड फ्रेंडली टाइज विद मेनी कंट्रीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप, जो कि अब तक बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी ऑथेक।